अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम हिस्ट्री लेसन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत में भिन्नता। ठीक है, उत्तर लिख रहे हैं अब हम। उत्तर देखिए, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में से और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगी। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। छत कैसे बनाई जाती थी? दो खंभों को रखकर, समझाया था मैंने आपको। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावड़ी से जुड़े भवनों में निर्माण की इस शैली का प्रयोग हुआ। तो समझ गए आप अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली को। नेक्स्ट है चापाकार यानी मेहराब। इस तरह से जैसे मैथ्स में चाप लगाते हो आप। चापाकार सिद्धांत वास्तुकला की वह शैली जिसमें दरवाज़ों और खिड़कियों के रूप के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराबों पर होता है, चापाकार सिद्धांत कहलाता है। मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। इस तरह से दो आधार होते हैं और उस पर चापाकार मेहराब होती है। आधार पर इसका सारा भार होता है। समझ गए आप दोनों शैलियों को। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2, शिखर से आप क्या समझते हैं। शिखर मंदिर का शिखर जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है। गर्भगृह बताया था मैंने आपको कि जहां मूर्ति की स्थापना की जाती है, सेंटर पॉइंट यानी कि मंदिर का, उसके ऊपर की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। ये मंदिर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, पित्रादूरा क्या है। पित्रादूरा मुगल काल में दीवारों और दरवाज़ों पर रंगीन पच्चीकारी का आरंभ हुआ, जिसे पित्रादूरा कहा जाता है। इसमें दीवारों अथवा दरवाज़ों पर अर्ध मूल्यवान रत्नों की जड़ाई द्वारा सुंदर फूल पत्तियों को बनाया जाता था। ये आपको ताजमहल वगैरह में और मुगलों द्वारा बनाए गए किले मकबरों में देखने को मिलेगी। रंगीन जो है रत्नों की जड़ाई होती थी। नंबर 4 देखिए, एक मुगल चारबाग की क्या विशेषता थी। मुगल चारबाग की विशेषताएं। नंबर 1, यह बाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। ठीक है, ये तो जानते हैं आप। यह बाग दीवारों से घिरे होते थे। नंबर 3, इन बागों में कृत्रिम नहरें पाई जाती थी। कृत्रिम यानी नकली नहर बनाई जाती थी बाग की सिंचाई थी। बाग के सभी भाग समान रूप से आयताकार होते वो आयताकार होते हैं। ठीक है, ये बीच में कृत्रिम नहर जा रही होती है और सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण बन रहा है ना, ये एक ये और एक ये। समझ गए आप सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। मंदिर से कैसे पता चलेगा कि राजा भाई इतना जो है अच्छा राजा है या इतना धनी राजा है। ये सब कैसे पता चलेगा? जब वो मंदिर में ये सभी चीज़ों का निर्माण करवाएगा और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा संपदा का प्रदर्शन करेगा तो पता चलेगा। राजा की महत्ता की सूचना मंदिर से प्रतीकात्मक रूप से प्राप्त होती है। इस संबंध में राजराजेश्वर मंदिर का उदाहरण दिया जा सकता है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध चोल शासक राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। शायद राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग होता तो वह यही है। यह धारणा कैसे बनी? शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद के निर्माण में
तत्कालीन वास्तुकला की श्रेष्ठतम तकनीकों का प्रयोग किया। यानी कि उस समय की ये सबसे श्रेष्ठ तकनीक थी, ऐसी किसी ने कभी नहीं देखी थी, तो सबको वह स्वर्ग लगता था। यह शहर विश्व के तत्कालीन सुंदरतम शहरों में से एक था, इसलिए कहा गया कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। तभी तो बाहर से भी पर्यटक जो है वो आज तक ये सभी देखने आते हैं। जानते हैं ना आप सभी, जितने भी किले दरबार वगैरह बने हुए हैं आज भी पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं, और इससे सरकार की आमदनी भी होती है। कुछ जगहों पर टिकट है और कुछ पर नहीं है, तो जहाँ टिकट है वो आमदनी के स्रोत भी हैं। विदेशी मुद्रा भी इसी के ज़रिए भारत में आती है। और भी ज़रिए हैं लेकिन ये भी उसमें से एक है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मुगल दरबार में इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह ने धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा। उत्तर देखिए, लाल किले के नवनिर्मित दरबार में प्रयुक्त प्रतीकों से अवधारणा को बल मिलता है कि बादशाह ने धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा। क्योंकि अब देखिए उत्तर, क्योंकि राजकीय न्याय और शाही दरबार के मध्य संबंध पर शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में बहुत बल दिया। दरबार में जो है राजा बैठकर करता था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवताओं ऑर्फियस को वीणा बजा गया था। नंबर 3, ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो चित्र इसलिए बना हुआ था कि दरबार में जो है न्याय भी सुचारू रूप से हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। नंबर 4 देखिए, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। जब राजा समान न्याय करेगा तभी तो सब चैन सुकून से रहेंगे। नंबर 8 देखिए, शाहजहानाबाद में नए शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी जानते हैं। मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की भूमिका। उत्तर देखिए, मुगल काल में नदी तट पर आवास निर्माण का अधिकार अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। नंबर 2, नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप का प्रयोग एक शाही विशेषाधिकार के रूप में किया कि ये जो नदी है ये शाही प्रयोग में आएगी। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। शाही महल कहाँ था? नदी पर। नंबर 4, केवल कुछ विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो समझ गए आप सभी के जो है शुरुआत में क्या था, नदी के किनारे शाही परिवार के लोग ही बसते थे और बाकी जो आम लोग थे वो दूर घर बनाते थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे। आज भी तो लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, जिसके पास जैसा पैसा होता है, जैसी हैसियत होती है, वो वैसा ही अपना घर बनाता है रहने के लिए। उत्तर देखिए, अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। अब भिन्न कैसे थे वो देखिए। पहला, वह प्राय नदी के किनारों पर स्थित होते थे। पहले क्या था, नदी के किनारे पर बनाते थे, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है, आज तो घर घर में पानी है। नंबर 2, सुरक्षा को किया जाता था। नंबर 3, उनके आवास ऊंचे स्थलों पर बनाए जाते थे। लेकिन आज क्या है, ऐसे ऊंचे स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले क्या था कि सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचे स्थल बनाए जाते थे, लेकिन आज तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सभी समतल मैदानों पर, सभी स्थलों पर, दिल्ली में तो खास करके मकान बनाए जा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, चित्र पर नज़र डालें।
ये सभी जो हैं आपको कॉपी में नहीं करने, कॉपी में आप जो है प्रश्न नंबर 9 तक पूरा कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।